एवरीवन, आज हम 9th की फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मोशन। तो सबसे पहले मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन तो हमने ऐसा 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। मोशन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती है, रेस्ट क्या होता है, तो ये तो हम 6, 7, 8 हर एक क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। तो अब हम इसको दूसरे तरीके से पढ़ेंगे कि वो तो हमने पढ़ी कि लीनियर मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन का मोशन है, उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन बोल देते हैं। सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोल देते हैं। और एक वाइब्रेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ये सब हमने पढ़ा है। लेकिन अभी हम इनके बारे में ना पढ़ के हम पढ़ेंगे मोशन। पहले तो मोशन देखो, मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। तो मोशन क्या है, जब अगर कोई भी चीज एक ही जगह पे खड़ी रहे, या कोई भी चीज है वो एक ही जगह पे रखी रहे, अभी भी यही है, थोड़े टाइम बाद भी वहीं पे रखी है, तो उसकी पोजीशन क्या चेंज हो रही है? नहीं हो रही, अभी भी वही है, थोड़ी देर बाद भी वही रहेगी, तो वो क्या हो जाएगी? रेस्ट। अच्छा, हम कहते हैं कि चलो अब बहुत थक गए, अब रेस्ट करते हैं। तो रेस्ट करते हैं तब क्या करते हैं? जाके लेट जाएंगे, बैठ जाएंगे, एक जगह पे ही रहते हैं ना। तो हमारी पोजीशन थोड़ी देर पहले भी वही है, थोड़ी देर बाद भी वही होती है, तभी रेस्ट। या घूमते घूमते रेस्ट करते हैं? नहीं ना, हम एक जगह ही रहते हैं तब रेस्ट करते हैं। तो रेस्ट क्या हो जाएगा? व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not change with time। मतलब टाइम के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। ठीक है। उसके बाद अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, अभी यहाँ है, थोड़ी देर में चल के यहाँ पहुंच गया, फिर इधर पहुंच गया, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज इन मोशन व्हेन पोजीशन चेंज विद द टाइम। ठीक है। जब टाइम के साथ पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है। अब आता है कि मोशन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती है? ये तो हमने पढ़ा कि ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स जो है वो अलग है। एक तो फर्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, फर्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब कोई भी चीज यूनिफॉर्म होगी तो मतलब क्या होगा? हर जगह चेंजेस सेम होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा कि चेंजेस उसमें जो हो रहे हैं वो क्या होगा? सेम होगा। देख, यूनिफॉर्म में मान लो ये कोई भी हमारे पास रास्ता है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है 0 से, ठीक है, 0 टाइम से और 0 डिस्टेंस से, और यहाँ से मान लो 5 सेकेंड में वो 2 मीटर चला है, नेक्स्ट 5 सेकेंड में फिर से 2 मीटर चला है, फिर नेक्स्ट 5 में फिर से 2 मीटर, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल है, तो इसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, लिख देती हूं मैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance in equal interval of time। कि टाइम इंटरवल भी हमारा बराबर बराबर होना चाहिए। ऐसे नहीं है यहाँ से 5 सेकेंड आगे यहाँ पे हो गया 10 सेकेंड का गैप, ये गैप जो है टाइम इंटरवल, ये इंटरवल इक्वल इक्वल होना चाहिए। और हर एक इंटरवल में डिस्टेंस जो कवर की है वो भी इक्वल इक्वल होनी चाहिए, तब हम उसको यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म की। अब नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म नहीं है मतलब इसमें से इक्वल की जगह लगा दो अनइक्वल, सिंपल। इसमें क्या करेंगे?
when an object covers unequal distance in equal interval of time। ठीक है, अब हम बाइक पर जा रहे हैं कहीं, तो एक तो 40 की स्पीड पे ही चलते जा रहे हैं, यहाँ से चले 40 पे चले, कॉन्स्टेंटली 40 पे चलते जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो अगर पहले 10 सेकेंड में या पहले एक 10 मिनट में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा, अगर हम 40 पे ही चल रहे हैं तो अगले 10 मिनट्स में भी वो उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और एक बार हमने किया 40 की स्पीड, फिर कर लिया हमने 60 की स्पीड, फिर हम पहुंच गए 20 की स्पीड पे, वो हर बार अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा। टाइम इंटरवल देखेंगे कि पहले 10 सेकेंड में 60 पे चल रहा है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर जाएगा, अगले 10 सेकेंड या 10 मिनट में ले रहे हैं हम, तो वो फिर कम 20 की स्पीड पे चल रहा है तो वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो वो क्या हो गई, इक्वल नहीं है, तो वो क्या हो गई, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान लो ये है, 0 से स्टार्ट करते हैं, पहले 5 सेकेंड में इसने किया 2 मीटर, अगले 5 सेकेंड में इसने मान लो 1 मीटर ही डिस्टेंस कवर की, और अगले 5 सेकेंड में वो पहुंच गया 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर दी। तो ये क्या हो गई, डिस्टेंस हर टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, इनको नोट करो। अच्छा, इसके बाद हम मैथ्स में पढ़ते हैं, पढ़ा भी है हमने छोटे से ही, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड क्या होती है ना। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं फिजिक्स में कि व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है। अब कह दो ये यहाँ से हम वहां गए वो डिस्टेंस हो गई, है ना, वही होती है डिस्टेंस, कि एक पॉइंट ये है इनिशियल पॉइंट और एक पॉइंट ये है, इनके बीच ये जो डिस्टेंस हुई इसको हम बोल देंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हुई, द टोटल लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट। अब ये नहीं है सिर्फ यही, अगर ये यहाँ से स्टार्ट करके चलता है, ऐसे गया, ऐसे 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 और लास्ट में पहुंच गए, तो डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस प्लस करेंगे इसमें टोटल लेंथ जो है वो, तब जाके हम उसको डिस्टेंस बोल सकते हैं। ऐसे नहीं यहाँ से और ये मिलाया सीधा ये डिस्टेंस कवर की है, नहीं, ये डिस्टेंस नहीं होगी। डिस्टेंस क्या होती है, जितनी भी उसने कवर की है, चाहे उस एक खेत के चारों साइड 4 चक्कर लगा के तुम वहीं पे पहुंच जाओ, लेकिन जितने चक्कर लगाए हैं डिस्टेंस में सभी को प्लस करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, द टोटल लेंथ covered by a body from initial to final position, इनिशियल से स्टार्टिंग से लेके फाइनल पोजीशन तक जो टोटल लेंथ कवर की है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, लेंथ है तो इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है। ये नहीं है कि यहाँ डिस्टेंस हम मीटर में किलोमीटर में नाप रहे हैं, वहां किसी दूसरे कंट्री में गए वहां किसी और में नाप रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसी के डाउट को खत्म करने के लिए एसआई सिस्टम बनाया था कि हर जगह एक ही यूनिट्स रहेंगी, ठीक है, यूनिट्स चेंज नहीं होंगी कि यहाँ अलग कहीं और गए तो दूसरी यूनिट हो गई, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहे, इसीलिए इन सबने बनाया साइंटिस्ट ने एसआई सिस्टम। और एसआई सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट, डिस्टेंस हम किस पे मेजर करते हैं, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, ठीक है। और एक और सिस्टम होता है सीजीएस यूनिट, सीजीएस क्या होता है, एसआई सिस्टम को बोलते हैं एमकेएस, एमकेएस मतलब लेंथ मीटर में, मास
किलोग्राम में, और टाइम जो है वो सेकंड में मेजर करते हैं, SI में। ठीक है, CGS में क्या हो जाएगा, लेंथ है वो सेंटीमीटर में, मास है वो ग्राम में, और टाइम तो सेकंड में ही। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं CGS यूनिट। तो डिस्टेंस की CGS यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। SI यूनिट हो गई, CGS यूनिट हो गई हमारी। ठीक है, अब है कि डिस्टेंस के बाद एक चीज आती है डिस्प्लेसमेंट। इसमें कंपैरिजन भी आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, तो है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब हमने कहा था यहां से स्टार्ट करके ऐसे घूम फिर के गया है और यहां पहुंच गया, तो ये जो टोटल लेंथ थी, इस टोटल लेंथ को तो हमने डिस्टेंस का नाम दिया, लेकिन जो शॉर्टेस्ट लेंथ है यहां से डायरेक्ट अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये शॉर्टेस्ट होगी, सबसे छोटी यही हो सकती है। तो इस शॉर्टेस्ट लेंथ को हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसकी भी, ये भी क्या है, लेंथ है, तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, इसकी SI यूनिट मीटर होगी। और CGS यूनिट की बात करें, CGS यूनिट इसकी भी सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब इनके डिफरेंस आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इनके डिफरेंस होते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। सिर्फ डेफिनेशन का फर्क नहीं है, और भी बहुत फर्क है। इसलिए एक चीज और बताती हूँ पहले, फिर इनके डिफरेंस लिखते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। अभी सिर्फ तुम्हारे बेसिक ही है इसका, स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। क्वांटिटी क्या है, जिस भी चीज को हम नाप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। और उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, स्केलर और वेक्टर में। अब स्केलर क्वांटिटी कौन सी होंगी, स्केलर क्वांटिटी जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, अब इसका मतलब जैसे हमने लिखा लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, तो ये जो 10 है, जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये इसका क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये मैग्नीट्यूड, और ये इसकी SI यूनिट। ठीक है, तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो होती है स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। कैसे, जैसे फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, लेकिन फोर्स के ऊपर ये एक एरो आएगा, ये एरो क्या दिखाता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये एरो नहीं होता तो मतलब ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा। और जब भी फोर्स बताते हैं तो हम बताते हैं ना कि टुवर्ड्स दिस, इस डायरेक्शन में लगाया, इधर फोर्स लगाया है, इसके अपोजिट मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाया है। तो फोर्स में डायरेक्शन बहुत जरूरी होती है, इसीलिए ये क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर कौन सी हो जाएगी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी होती है। ठीक है, तो स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है,
अब करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी में हम एग्जांपल में लिख सकते हैं, जैसे मास लिख सकते हैं, लेंथ लिख सकते हैं, ठीक है, और इसमें फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ये लिख सकते हैं, इसमें एरिया लिख सकते हैं, इसमें स्पीड लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है ऐसे, इसमें वर्क आ जाएगा, बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंसेस। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इधर लिखते हैं हम डिस्टेंस और इधर लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले डिस्टेंस की इनकी डेफिनेशन लिख देंगे। फर्स्ट, ये क्या होती है? टोटल लेंथ होती है, टोटल लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल के बीच टोटल लेंथ होती है ना डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। दूसरा डिफरेंस, इनकी एसआई यूनिट वो तो सेम होती है, एसआई यूनिट मीटर, इसकी एसआई यूनिट मीटर, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये? एक स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट में हमें जैसे कि फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट है वो मूव किस साइड कर रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन जरूरी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट, क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकती है? यहां से कि हम पूरा दिन घूम फिर के आए, यहां से यहां तक पहुंच गए और चाहे हम वापस यहीं पे आ गए, लेकिन डिस्टेंस क्या होगी? टोटल लेंथ प्लस करेंगे, है ना, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है? टोटल लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल और फाइनल के बीच ये टोटल लेंथ करेंगे तो वो तो जीरो कभी नहीं हो सकते डिस्टेंस, तो इट कैन नेवर बी जीरो, जीरो नहीं हो सकती कभी भी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकती है ना। कब? अब अगर घूम फिर के वापस वहीं आ गए तो क्या है? इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो इनके बीच की डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट लेंथ कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी। कहाँ आएगी? इनिशियल पोजीशन यही, फाइनल पोजीशन यही, तो इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, ये जीरो भी हो सकती है, ठीक है। क्लियर है? इनको नोट करो। नेक्स्ट है हमारा स्पीड। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड ये देते हैं ना कि 40 की स्पीड पे चल रहे हैं, 60 की स्पीड पे चल रहे हैं, 60 kmph लिखी होती है, 80 kmph, उसका मतलब क्या होता है? कितने किलोमीटर पर आवर, है ना। ये स्पीड लिखी है 60 kmph, 60 किलोमीटर पर आवर, कि अगर 60 की स्पीड से चल रहे हैं तो 1 घंटे में इतने किलोमीटर हम कवर कर देते हैं, 60, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस, कितने टाइम में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसे 60 का मतलब क्या है कि कितने टाइम में और कितनी डिस्टेंस कवर की,
उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन गिवन टाइम। जो भी टाइम दिया होता है उसमें कितनी डिस्टेंस कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड। अब यहां से स्पीड का फॉर्मूला लिखो। स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम टेकन, कि कितने टाइम लिया और कितने डिस्टेंस कवर की, वो उसकी क्या हो गई, स्पीड। ठीक है, तो ये इसका मतलब पता चल गया। 60 की स्पीड का मतलब क्या है, 40 की स्पीड का मतलब क्या है। ठीक है, अब यहां से इसकी एसआई यूनिट, ये kmph, क्या ये इसकी वो होती है, एसआई यूनिट होती है, एसआई नहीं होती, होती तो यूनिट ही है, लेकिन एसआई नहीं होती, क्योंकि एसआई में डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर, और टाइम की एसआई यूनिट सेकंड। तो इसकी एसआई यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। ठीक है, फॉर्मूला याद, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां से ही एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, तो स्पीड की एसआई यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद कई बार कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड पे, कॉन्स्टेंटली स्पीड पे चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म, वो कैसे, वो ये है कि स्पीड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, एक आती है यूनिफॉर्म स्पीड, एक आता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और एक आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड जो हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, वो वहां से जो स्पीड निकलेगी वो यूनिफॉर्म ही आएगी। कैसे, हमने वहां पे क्या लिया था, 0 से स्टार्ट किया था, 5 सेकेंड लिया था फर्स्ट टाइम इंटरवल, उसमें 2 मीटर डिस्टेंस कवर की थी। नेक्स्ट 5 सेकेंड लिया था, उसमें भी 2 मीटर डिस्टेंस कवर की थी। नेक्स्ट 5 सेकेंड का टाइम पीरियड लिया था, उसमें भी हमने क्या, 2 मीटर डिस्टेंस कवर की थी, है ना। अगर यहाँ पे हम स्पीड निकालते हैं फर्स्ट टाइम इंटरवल में, तो यहाँ से स्पीड क्या निकलती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम 2/5। अगर इस टाइम इंटरवल में निकालते हैं तो भी हमारी स्पीड क्या आती है, 2/5। इसमें निकालेंगे तो भी क्या आएगी, 2/5। मतलब हर एक टाइम इंटरवल में हमारी स्पीड क्या आ रही है, सेम सेम आ रही है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब हमने 60 से स्टार्ट की, घर से चले 60 की स्पीड पे चल रहे थे, और लास्ट तक जहां भी पहुंचे वहां 60 की स्पीड पे ही चलते गए। ठीक है, तो वो हो गया हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, जितना टाइम इंक्रीज होता जाएगा डिस्टेंस भी उतनी इंक्रीज होती जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म यहां से ही चेंज कर दो, फर्स्ट टाइम इंटरवल में 0 से 5 सेकेंड में 2 मीटर की, 5 से और नेक्स्ट 5 सेकेंड में उसने 4 मीटर कर ली, और नेक्स्ट 5 सेकेंड में 1 मीटर। तो यहाँ से अगर हम स्पीड निकालते हैं तो क्या जो हो जाएगी, यहाँ पे आई 2/5, यहाँ पे आई 4/5, यहाँ आई 1/5। हर एक डिस्टेंस, हर एक टाइम इंटरवल में स्पीड हमारी क्या आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड आ रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है हर एक में, कभी स्पीड धीरे चल रहे हैं, कभी तेज चल रहे हैं हम। ठीक है, कभी 60 पे, कभी 40 पे, कभी 20 पे, फिर कभी 80 पे पहुंच रहे हैं, अलग अलग डिस्टेंस आ रही है, अलग अलग स्पीड चल रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन ऑब्जेक्ट cover unequal distance in equal interval of time।
ठीक है, तो ये हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस क्या होता है। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब वर्ड तो बहुत लंबा चौड़ा है, मीनिंग छोटा सा है कि एग्जैक्ट किसी भी इंस्टेंट पे पूछ लिया, जैसे अभी बोल दिया कि जस्ट नाउ, जस्ट नाउ, अभी के अभी, जिस सेकंड पूछ रहे हैं, जिस सेकंड बात कर रहे हैं, उसी टाइम पे, एग्जैक्ट उस टाइम पे स्पीड कितनी है। एग्जैक्ट 60 भी नहीं हो, क्या पता एग्जैक्ट 50 भी ना हो, दोनों के बीच में हो, 55 हो, 57 हो, एग्जैक्ट उसी टाइम पे, एक गिवन टाइम पे अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड हमें पता हो तो उसको स्पीड को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस। अब ये बता सकते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन मेजर करता है और कहाँ देखी है, सभी ने देखी है इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैं लिख रही हूँ तब तक बताओ। Speed of an object at any given instant of time, किसी भी इंस्टेंट पे, टाइम के किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम उसकी स्पीड पूछते हैं तो वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, बाइक में स्पीडोमीटर होता है, बाइक में, गाड़ी में, वो जो स्पीडोमीटर हर सेकंड के साथ उसकी सुई इधर उधर इधर उधर ऊपर नीचे होती जाती है, वो जो स्पीड बताता है वो स्पीड हमारी कौन सी स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। ठीक है, वो कौन सी होगी कि वो हर एक सेकंड के साथ चेंज होती है, अगर थोड़ा सा कम भी हो रहा है तो भी दिखाएगी, थोड़े से फिर हमने उसी स्पीड पर पहुंच गए तो भी हमें इंक्रीज डिक्रीज हर सेकंड के साथ की हमें स्पीड बताती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और वो कौन बताता है, वो बताता है स्पीडोमीटर। जो बाइक्स और गाड़ियों में जो स्पीडोमीटर लगा होता है, वो जो स्पीड बताता है वो हमारी कौन सी होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है, नोट करो इसको जल्दी से। अब इसमें एक चीज और आती है, सुना होगा एवरेज, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, किसी भी चीज का एवरेज निकाल लो वो उसकी एवरेज हो जाएगी। ऐसे स्पीड का अगर एवरेज हमें पता हो तो वो क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम। अब ये टोटल का मतलब कहाँ से है, जब हम शुरू से लास्ट तक ले ही रहे हैं तो इसमें ये टोटल कहाँ से आ गया, ये होगा नॉन यूनिफॉर्म में। नॉन यूनिफॉर्म में मतलब ये कोई डिस्टेंस है, ठीक है, 0 से हम चले मान लो 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में इसने डिस्टेंस कवर की 5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो 20 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, या 10 सेकेंड का भी हो सकता है, कोई भी टाइम इंटरवल हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है टाइम इंटरवल तो, लेकिन स्पीड अलग अलग होगी, सॉरी डिस्टेंस जो है वो अलग अलग होगी, उसी से हम एवरेज निकालेंगे। फिर एवरेज का मतलब वो जो तुम चले हो कभी 60 पे, कभी 40 पे, फिर 20 पे, तो जब ओवरऑल कंप्लीट डिस्टेंस देख लेते हैं हम कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में इतनी डिस्टेंस है और हमें टाइम कितना लगा है, तो वहां से हम फिर स्पीड निकाल लेते हैं कि एवरेज क्या रही होगी वहां हम, क्योंकि एक तो बता नहीं सकते कि पूरे रास्ते हम 60 की स्पीड पे आए हैं, एक ये नहीं बता सकते हम पूरे रास्ते 40 की स्पीड पे आए हैं, नहीं बता सकते। हम क्या करते हैं, एवरेज बताते हैं कि यहाँ से हम घर तक गए या घर से स्कूल गए, स्कूल से घर गए, वहां की डिस्टेंस मान लो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जितनी भी होती है और हमें जाने में इतना टाइम लगा, तो वहां से हम टोटल डिस्टेंस हो जाती है वो, और टोटल टाइम लेके फिर हम उसकी एवरेज बता देते हैं। तो ऐसे ही मान लो ये नेक्स्ट 20 सेकेंड में यहाँ के मान लो हमने लिया 20 मीटर, ठीक है, और आगे फिर 15 सेकेंड ले लो, 15 सेकेंड में यहाँ कर लो तुम 15 मीटर ही कर लो, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे इसकी एवरेज स्पीड बतानी है कि यहाँ से यहाँ तक इसने पहले 10 सेकेंड में इतनी कर ली, इतनी कर ली और इतनी कर ली डिस्टेंस कवर, हर एक टाइम इंटरवल दे दिया, तो टोटल डिस्टेंस भी
अब यहां से टोटल डिस्टेंस करो, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 5 + 20 + 15 कितनी हुई, 40 मीटर। अब यहाँ पे टोटल टाइम करो, टोटल टाइम 10 सेकेंड ये, 20 सेकेंड ये और 50 सेकेंड ये, कितना हो गया, 45 सेकेंड। तो एवरेज क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 8/9 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, न्यूमेरिकल भी करेंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी हमारे दिए हुए हैं इसके न्यूमेरिकल, ठीक है, वो भी सॉल्व करेंगे। एवरेज स्पीड हो जाएगी। अब इससे सेम जो है, हाँ स्पीड मैंने बताई, स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी ही होगी, ठीक है। चलो नोट करो, अब इसके जैसा ही सेम हमारा चलता है वेलोसिटी का, जैसे हमने स्पीड की है सेम हमारा इसमें वेलोसिटी का है। अब वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होती है, सेम ही चीज होती है, डिस्टेंस जो हमने स्पीड निकाली है, स्पीड और वेलोसिटी, लेकिन फर्क क्या होता है, उसमें हम टोटल डिस्टेंस लेते हैं, इसमें क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट covered by a body in given time, कि टोटल जो भी टाइम है, टाइम कितने टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है ऑब्जेक्ट की टोटल, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी वेलोसिटी। यहाँ से यहाँ ये जो भी हम चेंज कर रहे थे, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हम सिर्फ ये लेंगे, यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम लेंगे उससे जो निकलेगी वो वेलोसिटी होगी, और जो टोटल डिस्टेंस लेके और टाइम लेके जो निकालेंगे वो हमारी स्पीड होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट बताओ, फॉर्मूला है, हमें इन दोनों की यूनिट्स पता है, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट बता सकते हैं, सॉरी वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट की क्या है, मीटर, टाइम की सेकेंड, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी भी वही टाइप्स हो जाएंगी जो हमने स्पीड में पढ़ी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये खुद लिखना, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अनइक्वल, यहाँ क्या कर देंगे हम, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम चलेगा भाई, ठीक है। इंस्टेंटेनियस velocity at given instant of time, सेम है सारी चीजें, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी भी वही हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम,
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये क्या हो जाएगी हमारी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो सारी चीजें सेम है, एक चीज कर लेंगे दूसरी अपने आप ही सारी क्लियर हो जाएगी। डिस्टेंस में हमने पढ़ा पहले उसकी डेफिनेशन, ऐसे ही वेलोसिटी में उसकी डेफिनेशन पहले आ जाएगी, तो उसको फॉर्मूला दोनों का, फिर दोनों में हमने ऐसा यूनिट पढ़ी, फिर हमने पढ़ा उसका स्केलर है वेक्टर है, फिर उसमें टाइप्स हो जाएंगे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। स्पीड में भी वेलोसिटी में भी, यही हम डिफरेंसेस में भी लिख सकते हैं। डिफरेंसेस में स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस होगा, उसमें क्या लिखेंगे, दोनों में इनकी डेफिनेशन लिख देंगे एक एक, फिर दोनों का फॉर्मूला लिख देंगे एक एक, फिर हम इसकी एसआई यूनिट लिख देंगे, फिर ये लिखेंगे स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। एक और चीज, जब डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती तो स्पीड जीरो नहीं हो सकती, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है तो वेलोसिटी कैन बी जीरो। ठीक है, स्पीड कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट स्पीड कैन नॉट बी जीरो, स्पीड जीरो नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी कैन बी जीरो, वेलोसिटी है वो जीरो हो सकती है। वेलोसिटी कब जीरो होती है, ये न्यूमेरिकल करेंगे तब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से स्टार्ट होके चला है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आके रुक रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स में होगा। तो वेलोसिटी कैन बी जीरो, स्पीड कैन नॉट बी जीरो, स्पीड कैन बी जीरो ओनली एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, क्योंकि तभी कोई डिस्टेंस कवर नहीं होती। अगर डिस्टेंस ही जीरो नहीं होगी तो स्पीड कहां से जीरो होगी। ठीक है, तो वो जीरो कब हो सकती है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यहीं पे इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल भी यही है, यहां से चेंज ही नहीं हुई उसकी पोजीशन, तो उसको हम बोल सकते हैं उस टाइम पे इसकी स्पीड क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। चलो नोट करो। हेलो एवरीवन, आज हम फिर 9th का आगे स्टार्ट करते हैं। हमने मोशन के बारे में पढ़ा था, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा। मोशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उनकी एसआई यूनिट्स, स्केलर, वेक्टर, स्पीड, वेलोसिटी। हमने स्पीड वेलोसिटी के डिफरेंसेस भी बता दिए थे कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड और वेलोसिटी क्या डिफरेंस होता है इनमें। सबसे पहले स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम कहते हैं उसकी स्पीड। और वेलोसिटी में क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। कि यूनिट टाइम में या जो भी टाइम गिवन है, गिवन टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। एसआई यूनिट का था नेक्स्ट डिफरेंस। एसआई यूनिट में स्पीड में क्या था, मीटर पर सेकेंड, इसकी भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी था और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी था। ठीक है, स्पीड कैन बी जीरो at only at rest, speed can be zero only at rest। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तभी स्पीड जीरो हो सकती है। बट वेलोसिटी कैन बी जीरो। ओके, तो ये हमारे डिफरेंसेस थे। अब इसमें कि ये मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है, मीटर पर सेकेंड, इसको कहेंगे डिफाइन 1 मीटर पर सेकेंड। अगर हमें इसको डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर पर सेकेंड को डिफाइन करने का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 1 मीटर, ये क्या है स्पीड, स्पीड ले लो, ये वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी की यूनिट लिखते हैं मीटर और सेकेंड, यही होती है हमारी स्पीड की एसआई यूनिट। तो ये 1 कब होगा, ये 1 कंप्लीट कब होगा, जब ये भी 1 और ये भी 1 होगा, तभी तो हमारी स्पीड कितनी आएगी, 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब
जब 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसकी स्पीड को हम क्या बोल सकते हैं, 1 मीटर पर सेकेंड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर 1 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड। अब ये तो हमारी स्मॉल यूनिट हो जाती है, इसके साथ ही जो हम पढ़ते हैं किलोमीटर पर आवर, ये पढ़ते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है किलोमीटर पर आवर का, कि 1 आवर में अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रहा है वो ऑब्जेक्ट। अगर हमारा स्पीड दी होती है 60 किलोमीटर पर आवर, का मतलब क्या है कि अगर वो 60 की स्पीड पे चलता है तो 1 आवर में वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, 60 किलोमीटर। तो इसीलिए बोला जाता है 60 किलोमीटर पर आवर वो स्पीड गिवन होती है। ठीक है, 60 की स्पीड पे चल रहा है, 80 की स्पीड पे चल रहा है, उसका मतलब यही होता है कि अगर वो कॉन्स्टेंटली उसी स्पीड पे चलता है तो 1 आवर में वो कितने डिस्टेंस कवर कर देगा। ठीक है, ओके, नोट करो एक बार इसको। अब हम आगे पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, सुना है कभी एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन नहीं सुना होगा लेकिन एक्सेलरेटर तो सुना होगा, गाड़ियों में सुना है ना। एक्सेलरेटर एबीसी होता है, एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच। तो ए वो जो एक्सेलरेटर होता है उसका काम क्या है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराना, मतलब उसमें एक्सेलरेशन देना। व्हीकल में एक्सेलरेट, उसको व्हीकल को क्या करता है, वो एक्सेलरेट करता है एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ, उस एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम, कि कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। कहते हैं ना स्पीड, एक्सेलरेटर दबा के ही तो स्पीड चेंज करते हैं। अभी जैसे हमें उसको स्पीड देनी है, धीरे धीरे चल रही है गाड़ी, तो एक्सेलरेटर दबाते हैं, उसको दबा के क्या करते हैं हम, स्पीड ज्यादा कर देते हैं, इंक्रीज कर देंगे उसको, उससे पैर हटाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब क्या किया उससे, हमने एक्सेलरेटर को उससे क्या किया, स्पीड को चेंज किया। तो एक्सेलरेटर का काम क्या होता है, चेंज ऑफ स्पीड। तो इसीलिए एक्सेलरेशन जो है वो हम क्या बोलते हैं उसको, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मान लो स्टार्टिंग में जब टाइम हमारा 0 है उस टाइम पे हमारी वेलोसिटी है u, और u हमारे इनिशियल वेलोसिटी, मतलब स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है वो कितनी है हमारी, मान लो u है। ठीक है, अब थोड़े टाइम बाद टाइम हमारा हो गया t, और उस टाइम पे हमारी जो वेलोसिटी है चेंज होके क्या हो गई, v। ये v हमारी मान लो फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, क्या है ये, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल जो हमारी स्टार्टिंग में वेलोसिटी है, और ये v हमारी फाइनल वेलोसिटी है। तो चेंज कितना हुआ, मान लो हमारे पास स्टार्टिंग में 5 है, 5 से बढ़ के 10 हो गई, कम भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी बढ़ेगी। मान लो हमने इंक्रीज करके कर ली, ठीक है, तो 5 से 10 हो गई, तो चेंज कितना हुआ, 10 - 5 करेंगे ना, फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसे ही एक्सेलरेशन को भी हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या हो गया, चेंज अपॉन टाइम। टाइम का भी ये भी चेंज होता है, कितना टाइम लिया, t से 0 से t तक। मान लो ये 1 सेकेंड पे था, ये 5 सेकेंड पे है, तो चेंज कितने सेकेंड का, टाइम का चेंज कितना हुआ, 4 सेकेंड का हुआ ना, 5 - 1। तो ऐसे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे t, तो t - 0 हुआ,
चेंज कितना हो गया, t माइनस 0, या इसको हम t भी लिख सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, v, इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, u, और टाइम कितना है, t। तो यहां से एक्सेलरेशन हमारा क्या आ गया, a आ गया, v माइनस u अपॉन t। ये है हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो बहुत काम आएगा हमें आगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अब हम इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट, जब हमें इसका फॉर्मूला पता चल गया तो हम इसकी एसआई यूनिट इजीली लिख सकते हैं। ऊपर क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट हमने अभी पीछे पढ़ी है, मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम, टाइम की फिर क्या होगी, सेकेंड, ये सेकेंड नीचे ही है, मीटर अपॉन सेकेंड है ना। स्पीड में जो स्पीड वेलोसिटी में जो हमने निकाली तो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की फिर से सेकेंड, तो ऐसा यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत गलती करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड माइनस 2, ठीक है। सेकेंड ऊपर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ये हो गई हमारी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन और इसकी एसआई यूनिट। अब बात करते हैं कि ये स्केलर है या वेक्टर है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन जरूरी है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब एक और बात ये तो है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले तेज चल रही हो और हमने एक्सेलरेटर से पैर उठाया और स्पीड डिक्रीज हो गई, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी ज्यादा हो और फाइनल वेलोसिटी हमारी कम हो। अगर यहाँ पे पहले मान लो 10 की स्पीड हो, बाद में 5 की स्पीड आ गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 माइनस 10 आएगा ना, तो वेलोसिटी कितनी होगी, -5। ये एक्सेलरेशन जो निकालेंगे टाइम का चेंज नहीं करके, मान लो 4 है या 5 है जो भी, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। तो इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। और इसको हम डिसेलरेशन भी बोल सकते हैं। कई जगह मिलेगा डिसेलरेशन, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन, या फिर रिटार्डेशन। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको हम बोल सकते हैं रिटार्डेशन एंड डिसेलरेशन। क्लियर है, ओके, नोट करो। अच्छा, अब एक बात है, हमने लिखा कि A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी, ये लिखा हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब बात ये भी तो हो सकती है कि हम कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, जो हमारी वेलोसिटी है वो चेंज ही नहीं हो रही हो। मान लो हमने कहा, मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम 40 पे चल रहे हैं और 40 पे ही चलते जा रहे हैं, हमने तो चेंज ही नहीं की स्पीड, जो हमने स्पीड है वेलोसिटी है वो हमने चेंज ही नहीं की। अगर वो चेंज ही नहीं हुई तो इनिशियल भी हमारी 40 है, फाइनल भी हमारी 40 है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज क्या हुआ, 0। चाहे टाइम का चेंज कितना ही हो, मान लो यहाँ 10 सेकेंड, यहाँ 20 सेकेंड, 10 हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। when an object moves with constant velocity, then acceleration becomes 0। तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी व्हीकल है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब एक्सेलरेशन
हमने वेलोसिटी में टाइप्स पढ़ी थी वैसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है हमारा जिसमें मतलब वेलोसिटी में चेंजेस जो है 0, 5, ये मान लो टाइम है, ये हमारा टाइम, ठीक है, 0, 5, 10, 15, 20 सेकेंड, ठीक। और हर एक में वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हर एक में वेलोसिटी का चेंज मतलब 0 पे की स्पीड से स्टार्ट किया, 5 पे पहुंचा, 5 से 10 पे पहुंचा, 10 से 15 पे पहुंचा, स्पीड जो इंक्रीज हो रही है, मान लो यहाँ से 0 से 10 की स्पीड हो गई, 10 से जो स्पीड है यहाँ पे चेंज कितना हुआ है वेलोसिटी का, 10 माइनस 0 10 का, तो यहाँ पे भी कितनी हो जानी चाहिए 20, 30, 40, मतलब हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज जो है वो भी इक्वल होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म, ठीक है। यहाँ अगर हम चेंज देखते हैं वेलोसिटी का कितना है 10, यहाँ वेलोसिटी का चेंज देखते हैं, इनिशियल मान लो 20 है, फाइनल क्या है 30, यहाँ भी चेंज कितना है 10, यहाँ देखेंगे तो भी 10, टाइम इंटरवल यहाँ 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो हर एक टाइम इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज अगर इक्वल है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन change in velocity is equal in equal interval of time, कि हर एक टाइम इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज अगर इक्वल है तो उसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है? ऐसे ही हमारा क्या आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या आ जाएगा, जब ये चेंज हमारा क्या रहे, हर बार चेंज हो रहा हो, इक्वल ना हो, अगर हर टाइम इंटरवल में 0 से 5, 10, 15 और ये मान लो 20 हो गया, यहाँ 0 की स्पीड से चले, यहाँ 10 हो गया, यहाँ पे 15, यहाँ 30 पहुंच गया और यहाँ पे 40, तो यहाँ का चेंज किया कितना हुआ वेलोसिटी में 10, यहाँ चेंज देखते हैं तो कितना है 10 से 15 पहुंच गया, कितना चेंज हो रहा है 5, यहाँ 15 से 30 पहुंच गया, कितना चेंज हुआ यहाँ पे 15, यहाँ कितना चेंज हुआ 10, हर बार चेंज हो रहा है और टाइम इंटरवल हर जगह इक्वल लिया है हमने, तो इक्वल टाइम इंटरवल में अगर वेलोसिटी में चेंज अनइक्वल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी में चेंज अनइक्वल होगा, when change in velocity is unequal in equal interval of time, वो हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये नोट करो, फिर हम ग्राफ करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे ग्राफ हैं। ग्राफ से हर जगह पे, हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, उस ग्राफ पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, इस पे एक्सेलरेशन के फॉर्मूला पे भी हम क्वेश्चंस करेंगे, और हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके, नोट करो। सबसे पहले है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम
टाइम ग्राफ में हमारा सबसे पहला ग्राफ जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब क्या है, इधर ले लेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, इधर और इधर लिया हमने टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब है ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब इसमें अगर हम ग्राफ ऐसे शो करते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये ग्राफ मतलब टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। इसके साथ देखो, अगर इसी वैल्यू पे देखते हैं, ग्राफ मैथ्स में बनाते हैं ना, अगर इस वैल्यू पे देखते हैं तो भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यही है, इस वैल्यू के ऊपर देखते हैं टाइम की तो भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इतनी ही है। मतलब टाइम की वैल्यू तो इंक्रीज होती जा रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज ही नहीं हो रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट जितना स्टार्टिंग में था उतना ही है, वो वैल्यू उतनी ही है, टाइम हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। पहले यही था, पोजीशन जो उसकी पहले थी बाद में भी उसकी पोजीशन वही है। टाइम तो चेंज हो गया बहुत, कितना भी टाइम चेंज करो लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रेस्ट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम में ही, इधर हमारे डिस्प्लेसमेंट और इधर टाइम। अगर कोई लीनियर ग्राफ है, अगर स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर ग्राफ। तो इस स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि जितनी डिस्प्लेसमेंट, देखो अब यहाँ से कैलकुलेट करके देखते हैं, यहाँ टाइम की वैल्यू के साथ डिस्प्लेसमेंट की इतनी वैल्यू है, यहाँ टाइम की वैल्यू इंक्रीज करी इतनी वो पहुंच गई, इस पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी, ये भी इंक्रीज हुई। जैसे जैसे हम टाइम की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब क्या है, जितनी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी उतनी टाइम बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है ये ग्राफ। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। जितना टाइम चेंज हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल के साथ इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। क्लियर है। नेक्स्ट, अब यूनिफॉर्म का क्या है तो नॉन यूनिफॉर्म का भी करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म में हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन की जगह हम कोई भी चेंज कर दो, ये कर दो, इसकी जगह हम ये कर सकते हैं। कोई भी जो है स्ट्रेट लाइन को छोड़ के कोई भी कर्व्ड लाइन दिखा दो, वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा वो ग्राफ। क्योंकि टाइम इंटरवल अलग अलग होगा हर बार और डिस्प्लेसमेंट में चेंज भी, कहीं पे एकदम से ज्यादा इंक्रीज हो रही है, कहीं पे डिक्रीज हो रही है, कहीं पे वो कांस्टेंट हो रही है। तो वो क्या हो जाता है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। ठीक है, अब कांस्टेंट वेलोसिटी, ये तो क्या हो गया हमारा कांस्टेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म यहाँ वेरिएबल। वेरिएबल वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। अब एक वर्ड है जो बहुत यूज होता है, स्लोप। स्लोप ऑफ ग्राफ। अब जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कोई भी ग्राफ हो उसकी स्लोप निकालते हैं, और स्लोप जो होती है किसी भी ग्राफ की वो इक्वल होती है tan थीटा के इक्वल। ये अब साइन कॉस टेन 9th में आता नहीं है मैथ्स में, वो जाके आता है 10th में। तो हमें सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है tan थीटा का। tan थीटा जो है वो ट्रायंगल में जब हम लगाते हैं ये रूल, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वो इक्वल होती है स्लोप के इक्वल। किसी भी ग्राफ की, चाहे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, हर एक ग्राफ की, अगर किसी भी ग्राफ की हमें स्लोप निकालनी है तो वो tan थीटा के ही इक्वल होगी, और वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। अब अगर हम ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यही ले लेते हैं, अगर हमें इस ग्राफ की किसी भी वैल्यू के ऊपर, मान लो यहाँ 0 था और यहाँ पे पहुंच गया t, ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 थी, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गई x, एस ए बी सी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे t लिया है तो हमने इस टाइम के साथ, इसके साथ इधर x ले लिया। अब स्लोप की बात करते हैं, तो स्लोप क्या हुआ, tan थीटा के इक्वल। tan थीटा, अब यहाँ ये ग्राफ बना है तो इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, इस ट्रायंगल में ये तो परपेंडिकुलर होता है और ये एंगल होता है वो थीटा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, पाइथागोरस में पढ़ा है ये। तो अब हमें क्या चाहिए, ये यहां से अगर हम tan थीटा देखते हैं तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड किसके इक्वल होगी, इस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी, डिस्प्लेसमेंट, और बेस, ये बेस किसके इक्वल है, टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है वो किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके इक्वल होता है, ये होता है वेलोसिटी के इक्वल। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो हमें क्या मिलता है, स्लोप से, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप से हमें मिलती है वेलोसिटी। ये हमने स्लोप निकाली, स्लोप किसके इक्वल होती है, tan थीटा के इक्वल होती है। tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है, और हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू रखी, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और बेस की वैल्यू रखी, बेस क्या है यहाँ पे, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमें पता है वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो ये जो स्लोप है वो स्लोप हमें क्या देती है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप हमें देती है वेलोसिटी। क्लियर है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये, जल्दी से करो एक बार। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बिल्कुल सिंपल, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में किए हैं वही सारी चीजें हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में करनी है। क्या है, सबसे फर्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। अगर हमारी वेलोसिटी वही सेम ग्राफ लेके चलते जाओ, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन जीरो, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट जीरो एक्सेलरेशन। क्या रिप्रेजेंट करता है, जीरो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जीरो एक्सेलरेशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी इसमें क्या रहती है, कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होगी तभी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है वेलोसिटी और टाइम, लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ होगा मतलब लीनियरली वेलोसिटी हर टाइम इंटरवल के साथ इक्वली इंक्रीज होती जा रही है, इसका मतलब है यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमने पढ़ा था हर
टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज अगर इक्वल होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी का जीरो एक्सेलरेशन, ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्ट्रेट लाइन। अब यूनिफॉर्म का किया है तो नॉन यूनिफॉर्म कर सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म में कर दो। ये वेलोसिटी में चेंज हर बार अलग अलग होगा। यहाँ देखो वेलोसिटी बहुत कम चेंज हो रही है, यहाँ एकदम से इंक्रीज हो रही है, यहाँ भी एकदम से इंक्रीज हो रही है, तो अलग अलग वैल्यू के साथ चेंज हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ग्राफ सारे सेम रहेंगे लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है। यहाँ पे वेलोसिटी लिखते ही, यहाँ अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो ये क्या हो जाता, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर वेलोसिटी यहाँ आ गई तो यहाँ एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट, अब कौन सा बचा, अब एक और बचा, अब ये बचा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो, जब हमारा टाइम जीरो था तब वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, यू वी कुछ भी लगा लो, ज्यादा लगा लो, ज्यादा है यहाँ पे। फिर देखो टाइम इंक्रीज होता जा रहा है और वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। मतलब इनिशियली वेलोसिटी की वैल्यू मान लो ज्यादा है, फाइनली उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। मैंने कहा था कि जब वेलोसिटी स्टार्टिंग में ज्यादा हो और बाद में कम होती जा रही हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। तो ये ग्राफ अगर कहीं भी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस ग्राफ शोज नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। क्लियर है। अभी इसमें बच गई स्लोप हमारी। ये स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम इक्वेशंस पढ़ेंगे और उस इक्वेशंस के लिए ये स्लोप तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो स्लोप सेम tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस यूनिफॉर्म वाले में लेके चलेंगे, अगर हम इस टाइम इंटरवल पे 0 से t, कोई भी टाइम इंटरवल हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे हो गया ये वेलोसिटी v मान, ठीक है, जरूरी नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी टाइम इंटरवल यहाँ मान सकते हो, यहाँ कहीं पे भी स्लोप निकालेंगे वो वही चीज देगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर देखेंगे तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये, और ये किसके इक्वल होगा, इधर, मतलब इधर क्या है वेलोसिटी, तो ये किसके इक्वल हुआ, वेलोसिटी। बेस, बेस क्या है, ये किसके इक्वल है, टाइम। तो स्लोप से हमें क्या मिला, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ये क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमें देता है, उसकी स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज भी होगा। ग्राफ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी करेंगे, उसमें भी यूज होते हैं ये स्लोप निकालने। ठीक है, तो ये ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, नोट करो जल्दी। ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है, बाकी आगे बचेंगी हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। और इक्वेशंस जो है वो हमारे 3 इक्वेशन है।
फर्स्ट है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन हमें याद भी रखनी है, इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी होंगे, और ये हम दो मेथड से इनका प्रूफ भी करेंगे। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इनके प्रूफ और फिर न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए बाय। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th का लास्ट टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट में बताया था कि हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, हमें उनको प्रूव करना है कि वो इक्वेशन आई कहाँ से और कैसे आती है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन हमारी होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन होती है हमारी 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u square, where v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, t is time period, s is displacement। अब हमें ये सारी इक्वेशंस प्रूव करनी है कि ये तीन इक्वेशन जो है वो हमारी कैसे आई हैं। तो इसके दो मेथड होते हैं हमारे। फर्स्ट मेथड है हमारा एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड से हम इनको प्रूव करते हैं। तो इसमें हमने जो पीछे जो पढ़ा है वही सब यूज करना है। पीछे हमने पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन के लिए कि एक्सेलरेशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। चेंज का मतलब कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है। स्टार्टिंग में जब हमारा टाइम 0 था उस टाइम पे हमारी वेलोसिटी थी u, इनिशियल वेलोसिटी। जब हमारा टाइम t हो गया तो उस टाइम पे हमारी वेलोसिटी हो गई v। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, तो चेंज को हम लिखते हैं फाइनल। मान लो हमारी पहले 5 की स्पीड से कोई भी गाड़ी चल रही है, 5 की वेलोसिटी से चल रही है और बाद में 10 हो गया, तो चेंज कितना हुआ है। तो उसमें कैसे निकालते हैं चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे चेंज के लिए। तो हम यहाँ पे भी चेंज को हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन के इक्वल। तो यहां से आया a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी v। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, u, और टाइम को किया हमने t। ये t अगर इधर आ जाता है तो हम क्या लिख सकते हैं, at इज इक्वल टू v माइनस u। ये u इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो u प्लस at इज इक्वल टू v। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बिल्कुल सिंपल सा एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रखना है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम के इक्वल होता है। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। वहां पे हमें इनके सिर्फ वो रख देना कि इसकी जगह क्या यूज करते हैं, इनको डिनोट किससे करते हैं, और वहां से हमारी फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो जाती है। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी हमारी किसके इक्वल होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है, हमने पीछे पढ़ा, टोटल डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम के इक्वल होती है हमारी एवरेज वेलोसिटी। अब हमने डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारी मान लो s है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं s और टोटल टाइम हमारा t। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम एक एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब भी हमें दो चीज का एवरेज निकालना होता है, जैसे हमने 1 और 2 का एवरेज निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं और जितने ये दो चीज दो है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमारे पास 3 या 4 नंबर है तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, इन सब का सम करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन कितने नंबर है ये 4, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही जब दो वेलोसिटीज हैं u और v, इनका एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये भी एवरेज वेलोसिटी होगी और ये भी एवरेज वेलोसिटी होगी, दोनों ही एवरेज वेलोसिटी हैं। दोनों एवरेज वेलोसिटी हैं तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों को इक्वल रख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 s अपॉन t इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2, ये हो गया। अब अगर हम देखते हैं तो इस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में v कहीं भी यूज नहीं हो रहा होता, तो हम इस v की जगह जो फर्स्ट इक्वेशन में हमने वैल्यू निकाली है वो रख सकते हैं। s अपॉन t इज इक्वल टू u प्लस v, v की जगह पे क्या रखेंगे, ये वैल्यू रख देते हैं u प्लस at अपॉन 2। एक u तो यही है पहले वाला, और एक ये जो u आया है ये इसकी वैल्यू में से आया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2u प्लस at अपॉन 2। तो s अपॉन t किसके इक्वल आ गया, ये 2 दोनों के नीचे है तो दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं हम, ये कट गया 2 से 2, यहां से आया s अपॉन t इज इक्वल टू u प्लस at अपॉन 2। ये t इधर डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएगा तो इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां से आया s इज इक्वल टू, ये t अंदर मल्टीप्लाई होगा ut प्लस 1 अपॉन t 2a, t और t हो गया t स्क्वायर। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है, सिंपल। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना है। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट s, टाइम हमारा t। एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों एवरेज वेलोसिटी है, दोनों को इक्वल रख सकते हैं। हमें इसमें v की कोई जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन से जो वैल्यू आई वो हम इसमें पुट कर देंगे और वहीं से हमें ये प्रूफ मिल जाएगा। अब फॉर थर्ड इक्वेशन के लिए भी हम यही यूज करेंगे, s अपॉन t इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2। लेकिन इस इक्वेशन में t की कोई वैल्यू नहीं, t का कोई भी यूज ही नहीं है, t है ही नहीं इस इक्वेशन में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे। अब t की वैल्यू कहाँ से आएगी, t की वैल्यू आएगी फर्स्ट इक्वेशन से ही, ये है at इज इक्वल टू v माइनस u। अगर t की वैल्यू निकालते हैं तो ये a इधर मल्टीप्लाई इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी v माइनस u अपॉन a। ये जो वैल्यू है ये हम पुट करेंगे इधर इस इक्वेशन में। पहले तो इस t को इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2s इज इक्वल टू u प्लस v इंटू t। अब t की जगह वैल्यू रख दो, तो 2s इज इक्वल टू, इसको लिख लो v प्लस u और यहाँ आ जाएगा v माइनस u अपॉन a। ये a है, ये इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू v माइनस u और v प्लस u। ये हमारा मैथ्स में ये a प्लस b और a माइनस b, ये फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां से भी वही आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, एंड दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो हमने सेकंड में यूज किया है वही लेके चलेंगे, लेकिन इसमें t का कोई यूज नहीं होता, इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे और
हमारी थर्ड इक्वेशन हमें मिल जाएगी। ये तीनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन था। अभी एक मेथड और बचता है ग्राफिकल मेथड से, एक बार इनको नोट करो जल्दी से। अब नेक्स्ट मेथड से प्रूव करते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा ग्राफिकल मेथड, और ये मेथड सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल ध्यान से करना है। इसमें मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है और करते भी है, लेकिन हमें करनी नहीं है। हमने एक ग्राफ पढ़ा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हमें वही ग्राफ यूज करना है और उस ग्राफ से ही हमें तीनों इक्वेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, फर्स्टली हम करते हैं कि जब टाइम हमारा 0 होता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हम मानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u होती है। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद वो एक यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है और t टाइम पे पहुंच के इसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो हो गई हमारे यहाँ पे v, और यहाँ पे टाइम हो गया t। तो सिंपल बनाने के लिए हम इसको ऐसे यहाँ ज्वाइन कर लेंगे, इसके नेमिंग कर लेते हैं a b, यहाँ पे o हो गया, u हो गया c, यहाँ पे d और ये e। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है, हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से हमें क्या मिलता है। स्लोप और फर्स्ट इक्वेशन, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके इक्वल होती है। इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप ये होती है एक्सेलरेशन के इक्वल, और स्लोप को हम किससे लिखते हैं, tan थीटा। अब वो tan थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मैंने ग्राफ जब करवाए तब सारी डिटेल में अच्छे से सारी चीजें मैंने बताई है कि स्लोप किसके इक्वल होती है और उस स्लोप से हमें क्या मिलता है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन, इस ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर देखते हैं तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, EC के इक्वल है। बेस किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। तो इनकी वैल्यू रखो और काम खत्म। A इज इक्वल टू EC तो किसी के इक्वल नहीं है, ये कंप्लीट जो है 0 से और यहाँ तक ये V के इक्वल है, यहाँ तक ये U के इक्वल है, लेकिन हमें चाहिए है सिर्फ ये, और ये इसके इक्वल हो सकता है। तो इस कंप्लीट में से अगर हम ये माइनस कर देते हैं तो यही बचेगा। तो EC को हम क्या लिख सकते हैं, ED माइनस CD, ED माइनस CD, और BC को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं OD के इक्वल। सिंपल सी है। यहाँ से A इज इक्वल टू ED जो ये कंप्लीट है ये इस V वेलोसिटी के इक्वल है, V माइनस CD किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये U अपॉन OD ये किसके इक्वल है, 0 से T। ये तो वही इक्वेशन आ गई हमारी, यहाँ पे T इधर आएगा मल्टीप्लाई, AT इज इक्वल टू V माइनस U, और U इधर आ गया तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सिंपल हमें स्लोप निकालनी है। स्लोप किसके इक्वल होती है, स्लोप हमारी tan थीटा के इक्वल होती है, और इसकी स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलता है। वहां से हम रख देंगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे इतना है, ये इस कंप्लीट में से अगर ये हटा देते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू बच जाती है, वो रखेंगे और हम प्रूव कर देंगे। सेकंड में मैंने एक चीज बताई थी कि एरिया अंडर द कर्व जो है, एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के, ये जो कर्व आता है इसके अंडर जो एरिया होगा ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व होगा, वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के इक्वल होगा वो।
अब इस ग्राफ का एरिया अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक ही ट्रायंगल बन रही है और एक ही नीचे रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख सकते हैं। अब ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसको एस से डिनोट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस देखें तो इसका बी सी के इक्वल है और हाइट किसके इक्वल है? ई सी। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसकी ये लेंथ और ये ब्रेड्थ हो गई। इसको लिख सकते हैं ओ डी मल्टीप्लाई सी डी। सिंपल लिखो इनकी वैल्यूज 1/2। बी सी किसके इक्वल है? टी के इक्वल है। ई सी वही वाली वैल्यू देखो, ई सी हमने रखी थी ई डी माइनस सी डी और ये आया था v माइनस यू के इक्वल। तो ऐसे ही ई सी यहाँ पे क्या आ जाएगा? v माइनस यू प्लस ओ डी है यहाँ पे t, यू सी डी किसके इक्वल है? u। अब याद हो तो इस ut को आगे भी लिख सकते हैं, ut प्लस हाफ t v माइनस यू। यहाँ देखो v माइनस यू किसके इक्वल है? 80। तो इसकी जगह रख देंगे 80। क्या आ गया यहाँ से? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। सिंपल रखना है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और वहां से हम लिख देंगे इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब थर्ड के लिए हम फिर से यही यूज करेंगे, लेकिन इस बार इस एरिया को अगर हम इसको घुमाते हैं, टर्न करके देखेंगे तो ये एक ट्रेपेजियम बनती है और ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का एरिया। अब ट्रेपेजियम का एरिया हम किससे लिखते हैं? वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस इन बिटवीन पैरेलल साइड्स या हाइट, यही होता है। अब यहां से हमें प्रूव करना है, तो s इज इक्वल टू 1/2। इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी हो जाएंगी? क्या ये और ये पैरेलल है? नहीं है। पैरेलल कौन सी हो गई? ये और ये, मतलब BO प्लस दूसरी पैरेलल साइड क्या है? ED इंटू हाइट क्या है? ये T, तो ये आ गया T। यहां से करेंगे तो 1/2 BO किसके इक्वल है? BO U के इक्वल प्लस ED ये कंप्लीट किसके इक्वल है? V के इक्वल, तो V प्लस U इंटू बाहर है T। अब यहाँ पे हमें थर्ड इक्वेशन में T की कोई जरूरत नहीं है, तो वही यहाँ से T की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? T की वैल्यू निकालेंगे, ये A नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से आया v माइनस यू अपॉन ए। याद हो जो हमने पिछले मेथड में किया था, सेम यही रिजल्ट आया था। ये 2a जो नीचे है वो इधर आ जाएगा, तो यहाँ से आया 2as इज इक्वल टू, ये आ गया वही फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी। ये क्या हो जाएगा यहाँ से? v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन में हमने एरिया अंडर कर्व करना है, थर्ड में भी हमें एरिया अंडर कर्व करना है, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में हमने इसको ट्रायंगल और रेक्टेंगल में डिवाइड करके कर लिया, दोनों का अलग अलग एरिया ले लिया। लेकिन थर्ड इक्वेशन में हमें क्या करना है? इसको ट्रेपेजियम की फॉर्म में ले लेना है और ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगा के ये हमें प्रूव कर देनी है। तो ये तीनों इक्वेशंस हमारी प्रूव हो गई है ग्राफिकल मेथड से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, नोट करो इसको।
अब है नेक्स्ट हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो उसका मोशन हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन है। मान लो हमने एक रस्सी से एक पत्थर को बांधा और ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं गोल गोल, तो वो उस जो स्टोन का जो मोशन हुआ, उस स्टोन का मोशन कौन सा हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ। अब उस सर्कुलर मोशन में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं, वो डिस्टेंस कितनी कवर करता है। अगर इसकी रेडियस r है तो वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा इन वन रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन। तो एक जो चक्कर लगाएगा उसमें वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, एक चक्कर में वो इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा, नॉट इक्वल टू एरिया, इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होता है हमारा 2πr, वो इतनी डिस्टेंस कवर करेगा एक रिवॉल्यूशन में। अगर वो कहता है कि टोटल इतनी डिस्टेंस कवर करने में उसने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए, तो वो हम उसमें मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है। अब जो है जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो उस पर दो फोर्स काम करते हैं। एक फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है टुवर्ड्स सेंटर, फोर्स अप्लाइड टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग। अब वो फोर्स लगता कहाँ है कि जैसे हमने जो स्ट्रिंग के या किसी भी कपड़े से या रस्सी से जो धागा वो बांधा था पत्थर, जो वो घुमा रहे हैं, तो वो जो रस्सी है वो किसका काम करेगी, वो स्ट्रिंग का काम करेगी। और जो दोनों फोर्सेस है वो उसी के अलोंग, उस स्ट्रिंग के अलोंग ही दोनों फोर्सेस लगते हैं। जो स्टोन उस स्ट्रिंग पे आउटसाइड की तरफ जो फोर्स लगाता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आउटसाइड में लगता है। और जो सेंटर की तरफ जो स्ट्रिंग खिंची होती है उसमें जो टेंशन होती है टुवर्ड्स सेंटर, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इनमें सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है, सिर्फ इनकी डेफिनेशंस ही आती है। अब इसमें न्यूमेरिकल वही आता है, इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, कितने रेडियस इतनी है और इस रेडियस से एक रिवॉल्यूशन में इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसको कवर करने में कितना टाइम लेगा, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो हमें देख लेना है। क्लियर है? ओके। अब जो है हम न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। A train accelerates from 36 km/h to 54 km/h। कह रहा है कि एक ट्रेन है वो स्टार्टिंग में चलती है तो 36 km/h की स्पीड पे होती है और बाद में उसकी स्पीड एक्सेलरेट करके कितनी हो जाती है, इंक्रीज करके 54 km/h हो जाती है। मीन्स इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 36 km/h और फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 54 km/h इन 10 सेकेंड। कितने टाइम में, टाइम दिया है 10 सेकेंड। हमें निकालना है एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस निकालनी है s, ये दोनों चीजें निकालनी है। अब देखो ये दिया है सेकेंड में और ये दिया है km/h में। सबसे पहले तो हम इनकी SI यूनिट सेम करेंगे, सेम SI यूनिट में होंगे तभी क्वेश्चन हमारा ठीक होगा। अगर हमने अलग अलग SI यूनिट में, ये km/h में, ये हमने सेकंड में ले लिया, या ये मीटर पर सेकंड में दिया है और ये हमने आर में ले लिया, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत, एक भी मार्क हमें नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें इसको ही चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये सेकंड को आर में चेंज करेंगे तो 10/60 करके और फिर से 60 तो बहुत पॉइंट्स में आ जाएगा। तो इसको छोड़ के हम करते हैं km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए सिंपल सा है, जब भी हमें
किलोमीटर पर आवर से चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से। सिंपल सी बात है। ये कैसे आया कि किलोमीटर के मीटर बनाने हैं 1000 आ गया, आवर से हमें सेकंड बनाने हैं तो 60 आया हमारा मिनट में, 60 आया हमारा सेकंड में। तो यहां से ही आ जाता है ये, यहाँ से आया 5/18, इसलिए हमने इसको कर दिया 5/18 और इधर करते हैं तो वो 18/5 हो जाता है। तो इसलिए अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। तो 36 इंटू 5/18, 18 से कैंसिल करेंगे 2, ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। इसको भी करेंगे 54 इंटू 5/18, 15 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। v हमारे पास 15, u हमारे पास कितना है 10, t हमारे पास कितना है 10, 5/10, 1/2, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट हमें जरूर लगानी है लास्ट में, नहीं तो यूनिट का भी नंबर कटता है, यूनिट जरूर लगाएंगे। नेक्स्ट हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, एस निकालना है। इसको हम कौन सी इक्वेशन से निकालेंगे, सेकंड से भी निकाल सकते हैं और थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, जिससे तुम्हें इजी लगे उस इक्वेशन से निकाल लो। चलो हम मान लो सेकंड इक्वेशन रखते हैं 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2a कितना है 1/2 रख देते हैं, s निकालना है, v स्क्वायर, v कितना है 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ आया s, 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ से कितना आ जाएगा 125 मीटर, ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस कवर। नोट करो। अब नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट में इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज और, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट हो, क्या हो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी बता रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर न्यूमेरिकल में यूज होती है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट हो, तो रेस्ट से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट होके चला है वहां पे हम लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, क्योंकि वो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है तो इनिशियली उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो वहां पे हम ले लेंगे इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर कहीं पे आता है न्यूमेरिकल में कम्स टू रेस्ट, या फिर आता है अप्लाइज ब्रेक्स, कि ब्रेक्स अप्लाई किए हैं या रेस्ट पे आई है, अभी आई है, तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। ये जो दो चीजें हैं हमें न्यूमेरिकल में एक ना एक चीज जरूर मिलती है और ये हमें यूज करनी होती है। अभी जैसे इसमें दिया है ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, ये देखो अगर तुम्हें ये समझ में ना आए कि ये क्या गिवन है तो ऐसा यूनिट तो याद रखो। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट किसकी दी हुई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसकी होती है ये ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड, टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड। निकालना क्या है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन 5 सेकेंड, सिंपल v निकालना है। v निकालो, फर्स्ट इक्वेशन ही रखो, v इज इक्वल टू u प्लस 80, u 0,
ए कितना है 5, टी कितना है 5, कितना आ गया अभी 25 मीटर पर सेकेंड। इतना छोटा सा क्वेश्चन था ये। वो स्टेटमेंट में बहुत बड़े बड़े लगेंगे, लेकिन सॉल्व करेंगे तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन से हैं, बिल्कुल आसान से। तो आज के लिए इतना ही। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो या न्यूमेरिकल्स कोई नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उनको सॉल्व करके आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू।